चाहता हूँ। यहाँ पर बहुत सारी माताएं बहनें हैं, आपको सुनकर ये ताज्जुब लगेगा कि यूरोप की कुल आबादी, पूरे यूरोप की कुल आबादी 27 करोड़ है। इसमें 23 देश शामिल हैं। 2 देशों को छोड़कर सब देशों की आबादी 1-2 करोड़ के आसपास है। ब्रिटेन और जर्मनी और फ्रांस, 3 को छोड़ दें जिनकी आबादी 5-6 करोड़ के बीच में है। बाकी कोई 1 करोड़, कोई 50 लाख, कोई 80 लाख, कोई 70 लाख, कोई 1.25 करोड़, ऐसे 23 देश हैं। इन 27 करोड़ देशों में कल्पना करें कि 12 करोड़ महिला या 13 करोड़ महिला और 13-14 करोड़ पुरुष। 13 करोड़ महिला जो यूरोप में रहती हैं, किसी को भी दही से मक्खन निकालना नहीं आता। और ये तो मैंने बड़ी बात बोल दी है, अब इससे आगे बोलने जा रहा हूं, किसी को दूध से दही बनाना नहीं आता। आप सोच सकते हैं 13 करोड़ माताएं यूरोप में, बहनें जानती नहीं है कि दूध से दही कैसे बनाया जाए। उनको कभी पूछो कि आप दूध से दही बनाना जानते हैं? वो कहते नहीं। क्यों नहीं जानते? उन्होंने कहा ये हमारे जानने की चीज नहीं, इसको कंपनियों को जानना चाहिए, क्योंकि कंपनियां ही दही बना के देती हैं और कंपनियों में काम करने वाली वही माताएं हैं, वो भी नहीं जानती। तो वो दही तो जानते नहीं है। तो दही जैसा एक पदार्थ होता है, उसको योगर्ट कहते हैं, उसी को दही के नाम पे खाते हैं। वो दही नहीं है, दही जैसा है। और योगर्ट खा खा के बीमार पड़ते हैं, क्योंकि उसमें दही जैसा कुछ भी नहीं है। मैं एक बार डेनमार्क गया था और एक बार हॉलैंड गया था, तो वहां मैं मेरी माता जी के हाथ के बनाए हुए खाखरे लेके गया था। आप में से कोई गुजराती खाखरा समझता है? तो मैं जब भी विदेश जाता हूं तो मेरी माँ को कहता हूँ खाखरा बना के दे दो, क्योंकि ये एक ऐसा अद्भुत पदार्थ है जो 3 महीने भी टिकता। और मैं संपूर्ण शाकाहारी हूं, तो वहां के होटल में खा नहीं सकता, क्योंकि वहां शाकाहारी खाना मिलना बड़ा मुश्किल होता है, और मिलता भी है तो बहुत महंगा होता है, 3 गुना महंगा, खा नहीं सकते। तो मैं खाखरा लेके गया। खाखरा हम सभी जानते हैं गेहूं के आटे से बनता है। तो मैंने एक हॉलैंड के प्रोफेसर को खिला दिया कि देखो ये कुछ है, खाओ। तो उसने पूछा ये क्या है? तो मैंने कहा खाखरा। तो उसका प्रोनाउंसिएशन को नहीं कर पाया, तो उसने खाना शुरू किया। तो उसने पूछा सबसे पहला प्रश्न कि भारत में खाखरा बनाने की कितनी फैक्ट्रियां हैं? तो मैंने कहा भैया इसकी फैक्ट्री नहीं होती है। तो उसने कहा ये कैसे हो सकता, फैक्ट्री नहीं होती? हाँ नहीं होती। फिर कौन बनाता है? तो मैंने कहा मेरी माँ ने बनाया। तो वो कहता इट इज हाईली इम्पॉसिबल। तो मैंने कहा मेरी माँ नहीं, सब माएँ बनाना जानती हैं, भारत में सब माताएं ये बनाना जानती हैं, घर घर में ये बनता है, इट इज हाईली इम्पॉसिबल। मैंने पूछा क्यों? तो उसने कहा इतना गोल हाथ से बनता है, मशीन होगी तो मशीन का नाम बताओ, मैं वो इंपोर्ट करके लाऊंगा भारत से और अपने घर में लगाऊंगा। मैंने कहा भैया ये हाथ से ही बनता है। तो जितने दिन मैंने उसको खिलाया वो मान ही नहीं पाया। फिर एक दिन वो भारत आ गया देखने के लिए। तो उसको मैंने कुछ घरों में भेज दिया जहां खाखरा बनता था। वो पागल हो गया, और इतना पागल हो गया कहता है कि अगला जन्म मुझे भारत में ही ले लिया। ये कुछ विशेष बात है। हमको दही बनाना आता है, दूध से दही बनाना यूरोप में 12 करोड़ माताओं को नहीं आता, अमेरिका में 15 करोड़ महिलाओं को ये नहीं आता, लैटिन अमेरिका में किसी को नहीं आता दूध से दही कैसे बनाया, दही में से मक्खन कैसे निकाला जाए ये भी उनको नहीं मालूम है। तो दूध से सीधे क्रीम निकालते हैं और उसी से बटर ऑयल बना के वो इस्तेमाल करते हैं। हम दूध का दही बनाते हैं, दही का मट्ठा बनाते हैं, मट्ठा में से मक्खन निकालते हैं, मक्खन को गर्म करते हैं, फिर घी बनाते हैं जिसकी मिनिमम लाइफ 100 साल तक हो सकती है। बटर ऑयल तो 1 साल भी नहीं टिकता। तो ये उदाहरण मैंने सिर्फ इसलिए दिया कि हमको कुछ आता है उनको नहीं आता। क्यों? शायद उनको वो सब आए, उसकी गुंजाइश नहीं, क्योंकि ज्ञान भी वहीं होता है जहां आधार तो हो। ज्ञान बिना आधार के कहां टिकेगा? हमारे पास कुछ मूल आधार है, इसलिए इतना ज्ञान हमारे पास है। उनका मूल आधार ही नहीं है, ज्ञान कहां से आए? और आए तो टिके कहां? दुनिया में
सबसे जल्दी खराब होने वाली अगर कोई एक वस्तु है ना सबसे जल्दी, तो वो है आम। मैंगो। दुनिया के सब हॉर्टिकल्चरिस्ट ये मानते हैं कि सबसे जल्दी कुछ खराब होता है दुनिया में तो वो आम है। दूसरे नंबर पर अंगूर है, तीसरे नंबर पर फिर ऐसी ऐसी कई चीजें हैं। तो जो आम सबसे जल्दी खराब होता है उस आम को हिंदुस्तान की माताएं इस तरीके से व्यवस्थित करती हैं कि 20-20 साल 25-25 साल का मैंने आम का अचार खाया, इसी देश में खाया। किसी यूरोप की माता को पूछ के देख लो, पागल हो जाएगी कि ये संभव है, ये इस देश में संभव है। मैं एक बार आंध्र प्रदेश के प्रवास पे गया, सिर्फ आंध्र प्रदेश 1 महीने मैंने घूमा, 500 तरह के आम के अचार मैंने देखे और चखे। 500 तरह के आम के अचार सिर्फ आंध्र प्रदेश में। पूरे भारत में आंध्र प्रदेश जैसे 35 राज्य हैं, पता नहीं कितने हजार तरह के आम के अचार। ये नॉलेज है और इसी को फंक्शनल नॉलेज कहते हैं। एक होती है नॉलेज और एक होती है फंक्शनल नॉलेज। नॉलेज का माने सिर्फ ज्ञान, फंक्शनल नॉलेज माने व्यवहारिक ज्ञान। व्यवहारिक ज्ञान उत्पादन देता है, ज्ञान मन को तसल्ली देता है। बस हमारे इस हिंदुस्तान में घर घर में जो व्यवहारिक ज्ञान है अद्भुत है। मैं इसी देश का एक उदाहरण और दूं। यूरोप में और अमेरिका में कभी भी आप जाइए तो उनके पास ले देके एक ही धान्य है खाने को, उसका नाम है गेहूं। दूसरा कोई धान्य नहीं है उनके पास खाने के लिए। मक्का होती है लेकिन सिर्फ सोवियत संघ और उसके आसपास के राज्यों में। यूरोप का कुछ हिस्सा सोवियत संघ में है, बाकी बाहर है। तो मक्का कुछ ही राज्यों में है, सब जगह नहीं है। गेहूं लगभग सब जगह है, तो गेहूं होता है। और गेहूं से उनको खाने के लिए जो चीज बनती है वो एक ही चीज है जिसका नाम है डबल रोटी, पाव रोटी। वो एक ही चीज बनाना जानते हैं और वो भी घर में नहीं बनाना जानते, फैक्ट्रियां हैं उसके। और चक्कर क्या चलता रहता है पूरे अमेरिका और यूरोप में। आप किसी दिन अमेरिका और यूरोप चले जाइए, किसी बड़ी सड़क पे खड़े हो जाइए, बस देखते रहिए कि क्या गाड़ियां जा रही हैं और क्या गाड़ियां आ रही हैं। लंबी लंबी गाड़ियां। अगर आप उनका दरवाजा खोल के देखें तो या तो उसमें गेहूं भरा हुआ होगा या डबल रोटी, इसके अलावा तीसरी कोई चीज नहीं। गेहूं जहां होता है वहां से गाड़ियों में भर भर के बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों तक लाना, फैक्ट्रियों में गेहूं का आटा बनाना, फिर उस आटे को गाड़ियों में भरकर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में लेके जाना, वहां उसकी डबल रोटी और पाव रोटी बनाना, फिर उस डबल रोटी और पाव रोटी को बड़ी बड़ी गाड़ियों में भर के लेके जाना, फिर गांव गांव में उसको दुकानों पर बांट के आना, फिर गाड़ियां खाली हो जाए तो फिर गेहूं लेने जाना, यही चक्कर चलता है। और अमेरिका और यूरोप की सड़कों पर 80% गाड़ियां जो चलती हैं वो इसी काम के लिए चलती है। 80% लंबे लंबे वैन, लंबे लंबे ट्रक, गेहूं भरा है या तो डबल रोटी पाव रोटी। अब उनको पूछो कि भाई ये डबल रोटी पाव रोटी जो गेहूं से बना के खाते हो कुछ और क्यों नहीं खाते, तो उनका इसका कुछ और भी बन सकता। तो उनको पता ही नहीं है कि गेहूं से और क्या क्या बन सकता है। एक दिन मैंने मेरी माँ को कहा कि आप क्या क्या बना सकती हो गेहूं से, वो मुझे लिस्ट करा दो। तो मेरी माता जी ने 33 चीजों की लिस्ट बनाई कि गेहूं से ये 33 चीजें बन सकती हैं। दलिया बन सकता है, रोटी बन सकती है। रोटी कितने तरह की बन सकती है? एक तो बहुत नरम वाली रोटी बन सकती है, एक कड़क वाली रोटी बन सकती है, एक भाकरी बन सकती है, एक रोटला बन सकता है, एक रोटली। ऐसे 33 मैंने लिख डाले। फिर पड़ोस की माता जी के पास पहुंच गया, उन्होंने 15 चीजें और जोड़ दी। फिर तीसरी पड़ोस की 10-15 घरों में मैं गया तो लिस्ट में 300 चीजें आ गई। खाली गेहूं से 300 चीजें बनती हैं इस देश। गेहूं के दलिए से लेकर और आखिरी कोई चीज जो हो सकता है 300 एक ही गेहूं से। ये यूरोप में जाके मैं किसी को भी बोलता हूं तो कहते हैं राजीव भाई गप मारते, एक्सेजरेशन करते। मैं व्याख्यान देने कई बार विदेशों में भी जाता हूं, उनको ये बताता हूं तो कहते हैं दिस इज ऑल एक्सेजरेशन। वो बोलते हैं ये सब अतिशयोक्ति है, इट इज हाईली इम्पॉसिबल। गेहूं से कोई दूसरी चीज बन सकती है सिवाय डबल रोटी पाव रोटी के? उन्होंने जिंदगी में कभी देखा नहीं, सुना भी नहीं, सोचा भी नहीं, वो यहां होता है। ये सारे उदाहरण देने के पीछे मेरा एक ही मकसद है कि इस देश में फंक्शनल नॉलेज बहुत है, व्यवहारिक ज्ञान बहुत है। और इस देश में जो व्यवहारिक ज्ञान है वो माताओं बहनों को बहुत है।
और ये ज्ञान के लिए इस देश में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है क्या? खाकरा बनाने की कोई यूनिवर्सिटी देखिए, रोटला बनाने का कोई है कॉलेज है? यहाँ है। रोटली बनाने का कोई कॉलेज चलता है धमतरी में? मैंने नहीं देखा पूरे। आम का अचार डालने का कोई यूनिवर्सिटी, मैनेजमेंट कॉलेज, कोई कैटरिंग कॉलेज चलता नहीं है। जो फंक्शनल नॉलेज माताओं बहनों के पास है वो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस का नहीं है, वो माताओं से माताओं को पीढ़ी दर पीढ़ी हजारों साल लाखों साल से चला। अगर ये माताओं को हजारों लाखों साल से ज्ञान चला आ रहा है तो एक बार मेरे मन में आया कि ये शुरू तो कहीं से हुआ होगा, किसी ने तो शुरू किया होगा इस ज्ञान को। तो पता चला कि इस देश में लाखों साल पहले या करोड़ों साल पहले जब से भारत है, भारत की उम्र के बारे में अलग अलग तरह की मान्यताएं हैं। कुछ लोग बोलते हैं भारत 5000 साल पुराना देश है, वो लोग गिनते हैं महाभारत से। कुछ लोग बोलते हैं कि भारत 17 लाख साल पुराना देश है, वो गिनते हैं राम और रावण के युद्ध से। कुछ लोग बोलते हैं कि भारत 8 करोड़ वर्ष से भी ज्यादा पुराना देश है, वो गिनते हैं भगवान महावीर स्वामी के पीढ़ी के सबसे पहले तीर्थंकर से। और फिर मैं हिसाब जोड़ता हूं कि भारत तभी से है शायद जब से सूर्य है, मुझे ऐसा लगता है। तो अब हम ये मान लें कि ये करोड़ों साल पुराना देश है, ये कोई 1-2 साल का देश नहीं। तो करोड़ों साल पहले का ये ज्ञान चला आ रहा है। राम के जमाने में भी गेहूं से रोटी बनने की या चावल से बहुत सारी चीजें बनने की कहानियां मिलती हैं। रामायण में है, रामचरितमानस में है, कालिदास के रघुवंशम में है, कंब रामायण में है। और राम का साल 17.5 लाख साल से पहले का है समय। उस समय भी चावल से क्या क्या व्यंजन बनते हैं, गेहूं से क्या व्यंजन बनते हैं, अचार कितने तरह के हैं, चटनियां कितने तरह की हैं, उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन शायद राम के पहले भी होगा, शायद हमारे पहले तीर्थंकर के समय से होगा। तो ये करोड़ों साल से पहले का फंक्शनल नॉलेज है, चला आ रहा है, किसी ने शुरू किया होगा। तो जैन समाज में बहुत सारे साधु संतों से मैं मिलता रहता हूं, तो वो कहते हैं हाँ, हमारे जो तीर्थंकर हैं इन्हीं से ये ज्ञान शुरू हुआ। कुछ ऐसे तीर्थंकर हुए जिन्होंने खेती करने का ज्ञान दे दिया, कुछ ऐसे तीर्थंकर हुए जिन्होंने औषधियों का ज्ञान दे दिया, कुछ ऐसे तीर्थंकर हुए जिन्होंने व्यापार का ज्ञान दे दिया, कुछ ऐसे तीर्थंकर हुए जिन्होंने खान पान का ज्ञान दे दिया, कुछ ऐसे तीर्थंकर हुए जिन्होंने रहन सहन का ज्ञान दे दिया, कुछ ऐसे तीर्थंकर हुए जिन्होंने और तरह का ज्ञान दे दिया। ये ज्ञान वहां से चला आ रहा है और इसकी किताबें तो बहुत बाद में लिखी गई हैं। पहले तो ये सब मौखिक था, बोलना सुनना, बोलना सुनना, बोलना सुनना। किसी ने सुना आगे बोला, उसने सुना आगे बोला, उसने सुना आगे बोला, पीढ़ी दर पीढ़ी ये ऐसे चलता रहा। बाद में शायद इस ज्ञान का क्लासिफिकेशन हुआ। क्लासिफिकेशन माने वर्गीकरण। कुछ एक ज्ञान है, एक हिस्से का है, दूसरा ज्ञान दूसरे हिस्से का। तो मान लीजिए हमको चिकित्सा का कुछ ज्ञान है, तो उसका वर्गीकरण करके हमने कहा कि ये चरक संहिता हो गई, ये सुश्रुत संहिता हो गई, ये बाघभट्ट की संहिता हो गई, या अष्टांग हृदय हो गया, या अष्टांग संग्रह हो गया। इस तरह का चिकित्सीय ज्ञान एक तरह की चीजों में, खान पान का दूसरे तरह में, रहन सहन का, आचरण का। तो ये ज्ञान थोड़ा वर्गीकरण होता गया। वर्गीकरण होते समय कोई विशेषज्ञ लोग निकले जिनकी अथॉरिटी थी इस ज्ञान पर, तो उनके नाम से हमने इसको याद रखना शुरू कर दिया। जैसे चरक ऋषि बहुत बड़ी अथॉरिटी थे मेडिसिन के बारे में। हो सकता है चरक ऋषि के पहले कोई और भी बड़े रहे हों, लेकिन हमें याद नहीं आता। इसी तरह से सर्जरी के बारे में बहुत बड़ी अथॉरिटी थे सुश्रुत, तो उनके नाम से हमने रख लिया। और खान पान, रीत व्यवहार, आचरण में बहुत बड़ी अथॉरिटी थे बाघभट्ट, तो उनके नाम से याद रख लिया। याद रखने के लिए नाम जो है एक बहाना है, नाम अंतिम नहीं है इस देश में। अंतिम से मतलब उन्होंने ही सारा ज्ञान दिया है ये नहीं कहा जा सकता। उनके पहले से किसी और ने भी दिया होगा, उन तक आया है, उन्होंने कुछ जोड़कर उसको आगे बढ़ाया। तो ये है भारत के बारे में।